नॉलेज अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। 2022 का बजट निर्मला सीतारमन ने अभी पेश किया है। चेंजेस बहुत कम लग रहे, बट ऑब्जेक्टिव टू इज टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के जो प्रपोजल्स काफी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, एंड देर आर फ्यू प्रोविजंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन हर एक के लिए कि क्या उसमें टैक्स रेट चेंज हुआ है, क्या एग्जेम्पशन लिमिट चेंज हुई है, क्या स्लैब्स में चेंज किया है? नहीं। द आंसर है कि कोई भी टैक्स रेट में चेंज नहीं है। सरचार्ज जो है उसमें एक जगह पे थोड़ा चेंज है, बट टैक्स रेट में, एग्जेम्पशन लिमिट में, स्लैब्स में कहीं पे चेंज नहीं है। तो ये एक सही चीज है। क्यों? क्योंकि हर साल वो उसको चेंज करना जरूरी नहीं है। एक तरीके का स्टेबिलिटी दिया है। लास्ट 2 साल में भी जो चेंजेस हुए उससे ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये चेंजेस नहीं है वो अच्छा है। समझते हैं चेंज क्या हुआ है। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां पे ऐसा था कि इन सर्टेन केसेस द सरचार्ज ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन एक्सटेंड टू 37%। उस केस में उन्होंने बोला कि सरचार्ज जो है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं सेक्शन 112, उसके अंदर ये किया कि जिसकी इनकम, आमदनी जिसकी 2 करोड़ से ऊपर है, उनके केस में 2 से 5 करोड़ के बीच में 25% वो सरचार्ज, एंड मोर देन 5 करोड़ 37% वो सरचार्ज, उसको कैप करके 15% पे ला दिया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब हर एक केस के अंदर आपको 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं होगा, इवन दो आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है। तो ये एक चेंज किया है जस्ट टू अलाइन विद द नॉर्मल सरचार्ज रेट्स। दूसरा एक अच्छा जो प्रोविजन है वो है, एक ऑप्शन दिया है आपके रिटर्न को अपडेट करने का। अब एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे ऐसा है कि आपको अगर रिटर्न फाइल करना है जुलाई 2021 तक, मीन्स 19-20 का, 20-21 का रिटर्न, 20-21 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न आपको फाइल करना है जुलाई 2021 तक। तो और अगर आपको रिटर्न रिवाइज करना है या आपको फाइल करना है, उस केस में लास्ट डेट इज दिसंबर 2021। बट उसके बाद कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो जो पीरियड है रिटर्न रिवाइज करने का, वो मैक्सिमम 5 मंथ है। इट कैन बी 3 मंथ ऑल्सो। तो उस केस में किसी को अगर कोई इनकम रह गई है और उसको अपडेट करना है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि 2 साल तक, असेसमेंट ईयर खत्म होने के 2 साल तक आप रिटर्न को अपडेट कर सकोगे। बट ये, इसमें अगर ऐसा होगा तो सब लोग रिटर्न बाद में फाइल करेंगे। तो इसके लिए अगर आप अपडेट रिटर्न करते हो तो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल पेमेंट पेनल्टी करनी पड़ेगी। तो ये है ऑप्शन। तो ऑन वन वे आपको ऑप्शन है, कोई इनकम रह गई उसको ऐड करने का। ऑन सेकंड वे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि ये प्रोविजन में क्या है, किसके लिए है। जिसने रिटर्न फर्निश किया है और रिटर्न फर्निश नहीं किया है, दोनों के लिए है। अगर किसी ने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया है और उसको इनकम दिखानी रह गई है जिस पर टैक्स पे करना आता है, तो उसके केस में भी ये अपडेट रिटर्न का ऑप्शन पॉसिबल है। दूसरा, विद इन 24 ईयर्स ऑफ एंड ऑफ असेसमेंट ईयर्स। अगर फाइनेंशियल ईयर आपका है 20-21, तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ 21-22। तो मार्च 22 खत्म होने के 2 साल, मार्च 24 तक आप उसको अपडेट रिटर्न कर पाओगे। किसको ये एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल करना चाहते हो या आप टैक्स लायबिलिटी कम करना चाहते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप टैक्स ज्यादा पे करने चाहते हो तो ही आपको ये अपडेट रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है। लॉस रिटर्न के लिए पॉसिबल नहीं है। जहां जहां सर्च और सर्वे इनिशिएट हुआ है वहां पे ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये अपडेटेड रिटर्न है वो आप एक ही बार फर्निश कर पाओगे। तो एक बार आपने अपडेट रिटर्न किया, उसके बाद दूसरी बार अपडेट नहीं कर पाओगे। ओनली वंस यू कैन अपडेट द रिटर्न। जो केस में असेसमेंट पेंडिंग है और जहां पे कंप्लीट हो गया है, प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है, एंड
और असेसमेंट खत्म हो गया, उस केस के अंदर भी आप अपने रिटर्न नहीं कर पाओगे। अब आता है कि चलो ऑप्शन दे दिया है कि आप रिटर्न को ऑपरेट करो, तो पेनल्टी क्या है, एडिशनल चीज क्या क्या पे करना है, तो एडिशनल आपको 25% ऑफ द टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो एडिशनल हुआ है उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप एक साल के अंदर असेसमेंट ईयर जो कंप्लीट हुआ उसके एक साल के अंदर अगर आप उसको फाइल करते हो तो 25% ऑफ एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट यू टू पे। और अगर आप एक साल के बाद और 2 साल के पहले आप करते हो तो उस केस में आपको 50% पे करना है। तो जो एग्जाम्पल मैंने आपको बात किया वो है कि अगर 31 जुलाई 2022 जो है वो आपका ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है फॉर 21-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए, 104 के अंदर दिसंबर तक की रिटर्न है, बट उसके बाद हुआ तो क्या करने का, कुछ नहीं करने का, बट आप वॉलंटरी बेसिस पर आप अपडेट रिटर्न कर सकते हो। 2024 तक करते हो तो 25% एक्स्ट्रा पे करना है। एक्स्ट्रा किसका, जो आप एडिशनल टैक्स प्लस इंटरेस्ट लगता है उसका 25% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद और 2 साल के पहले करते हो तो 50% of the amount which you are paying additional that you to pay as additional। तो ये एक ऑप्शन है, यस, जहां पे थोड़ा एडिशनल अमाउंट पे करना है, बट ये वॉलंटरी करने से क्या होगा कि आपको बाद में फ्यूचर में ये अमाउंट निकलता है तो आपको वो जो उससे जो कंसिक्वेंसेस है उससे आप बच जाओगे। तो गुड पॉइंट, जस्ट टू एंश्योर कि लिटिगेशन जो है फ्यूचर में कम हो जाए, वॉलंटरी सब लोग सामने आ जाए और खुद ही अपने रिटर्न को रिवाइज करे बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपने कि बिजनेस डिरेक्शन के लिए काफी क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। जो क्लैरिफिकेशंस है ये है कि उनका मानना है गवर्नमेंट का ये एक्ट के अंदर चेंज नहीं है, एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन था, इसमें चेंज नहीं किया है, बट ये बदलाव जो किया है जस्ट टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन के पहले से ऑब्जेक्टिव एक्ट का यही था। तो फर्स्ट बात करते हैं उसमें सेज एंड सरचार्ज की। समझते हैं कि इनकम पे जो मैं टैक्स पे करता हूं वो टैक्स कैन आई क्लेम एज एक्सपेंडिचर, आंसर इज नो, क्योंकि वो इनकम के ऊपर टैक्स है। तो जो लॉ था उसमें वर्ड था टैक्स इज नॉट अलाउड एज रिडक्शन, बट वहां पे सेस सरचार्ज नहीं लिखा था। तो काफी कोर्ट के केसेस ऐसे आए, चुकादे ऐसे आए जहां पे ऐसा लिखा था कि नहीं, वर्ड जो यूज किया है वो टैक्स है, सेस सरचार्ज नहीं लिखा है, तो वो आपको डिडक्शन मिल सकता है। जहां पे डिपार्टमेंट ने, सीबीडीटी ने ऐसा क्लियरली कहा कि ये टैक्स ऑलवेज इंक्लूड सरचार्ज और सेस बाय व्हाटएवर नेम इट्स कॉल्ड, एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज आप इनकम पे करते हो वो आपको अलाउएबल नहीं होना चाहिए। तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से उसको लागू किया है। दूसरा बात करते हैं इज एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपने एग्जेम्प्ट इनकम के लिए कोई खर्चा किया है तो खर्चा आपको बाद में नहीं मिलेगा, राइट? कैसे मिलेगा? क्योंकि आप जो इनकम के लिए खर्चा कर रहे हो वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं है, तो खर्चा बाद का क्वेश्चन आता ही नहीं है। बट काफी टाइम ऐसा हुआ था कि जैसे खर्चा जहां आपने आज किया और इनकम आपको हो रही है नेक्स्ट ईयर में, तो कोर्ट के काफी केस में ऐसा हुआ था कि जब आप खर्चा कर रहे हो तो एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है, तो उन्होंने उसको अलाउ भी किया था। तो गवर्नमेंट ने बोला क्लियरली नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी खर्चा आप एग्जेम्प्ट इनकम करने के लिए करते हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम कौन सा साल में आता है, वो खर्चा आपको दूसरे नॉन एग्जेम्प्ट इनकम या टैक्सेबल इनकम के सामने बाद नहीं मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोहिबिटेड ऑफेंसेस और पर्सनल नेचर। तो लॉ ऐसा है कि अगर आप कोई भी खर्चा ऐसा करते हो जो प्रोहिबिटेड नेचर का है तो उसको आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, बिकॉज जो फार्मा कंपनीज है और एग्जाम्पल भी दिया है मोमेंट के अंदर कि जो फार्मा कंपनीज है वो काफी एक्सपेंडिचर, काफी अमाउंट वो स्पेंड करती है फॉर द डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जस्ट टू इंसेंटिवाइज देम फॉर रिकमेंडिंग देयर प्रोडक्ट। और जो लॉ है मेडिकल का लॉ जो है वहां पे ये इस तरह का बेनिफिट लेना वो अलाउड नहीं है,
क्यों अलाउड नहीं है? बिकॉज अगर आप कोई बेनिफिट लेते हो तो आप टेम्पटेड हो कि उसी दवा को आप प्रिस्क्रिप्शन करो, तो विच इज नॉट राइट। एज अ डॉक्टर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट कि आप सही चीज करो। तो जो भी चीज लॉ में वो अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, उसके रिलेटेड जितना भी खर्चा करते हो वो खर्चा आपको अलाउ नहीं होगा। वो क्लियरली क्लैरिटी के साथ में इस बार उन्होंने दे दिया है। दूसरा पॉइंट था कि अनपेड इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी और शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, इंटरेस्ट आपको खर्चे में बाद मिलता है अगर आप इंटरेस्ट को पे करते हो। बट वहां पे कंफ्यूजन क्या था कि काफी लोगों ने क्या किया कि इंटरेस्ट लोन में डिफॉल्ट हो रहा था, तो लोन का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के उन्होंने एक कन्वर्टेबल बॉन्ड और डिबेंचर्स बना दिया, जिससे वो अमाउंट को बाद में वो बॉन्ड बना के उसको कन्वर्टेबल कर दिया है। तो डिपार्टमेंट का कहना क्या है कि यहाँ पे आपने पैसा पे नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्ट इन दिस केस शुड बी अलाउड ओनली व्हेन इट इज पेड। पेमेंट इज कंपल्सरी। जर्नल वाउचर जेवी एंट्री पास करके आप उसको एक जगह से सेटल कर दोगे तो वो आपका सेटलमेंट जो है वो पेमेंट नहीं हुआ बाय कैश, सो वो आपको खर्चे में अलाउ नहीं होगा। कोविड-19 के लिए डेफिनेटली सबको इच्छा था कि कुछ अलग बजट में आना चाहिए। यहाँ पे जो उन्होंने लिया है वो ऑलरेडी प्रेस रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने उसको क्लैरिफाई किया था कि अगर किसी को कोविड-19 के लिए बेनिफिट मिलता है तो उसमें आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोविजन है उसको लॉ में उन्होंने लिया है। क्या है कि अगर एम्प्लॉयर या कोई भी आदमी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसके लिए कोई पैसा देता है तो आपको वो टैक्सेबल नहीं रहेगा, उसकी कंडीशंस जो होगी वो प्रिस्क्राइब की जाएगी। गवर्नमेंट का क्या मानना है कि आज कोविड का बेनिफिट के लिए कोई हेल्प करता है, असिस्टेंस करता है, तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव असिस्टेंस करना है, वहां से टैक्स कमाना नहीं है। तो जो जो भी चीज आपको कोविड के लिए असिस्टेंस के लिए मिली है उस पे अगर वो जेन्यून है तो उस पे आप गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए खर्चा जो है उसके रिलेटेड कोई पैसा मिला है आपको तो उस पे आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयर हो और एम्प्लॉई के लिए आप पेमेंट करते हो तो उसके में भी आपको खर्चा जो है वो जो जिसको मिल रहा है उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ डेथ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का डेथ हो गया कोविड के अंदर और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को या उसके फैमिली को बेसिकली देता है पैसा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर कोई दूसरा बंदा, काफी टाइम क्या होता है कि डेथ होने के बाद क्राउड फंडिंग होता है और क्राउड फंडिंग में रिसीविंग फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस, तो उस केस में 10 लाख तक की अमाउंट है जहां पे आपको टैक्स नहीं होगा। उसके ज्यादा अमाउंट होगी तो आपको टैक्स में पे करना पड़ेगा। ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल है क्योंकि जो कोविड का जो पीरियड है उस टाइम से चल रहा है, इसलिए वो पीरियड सब पीरियड को उसमें ले लिया है। दूसरा एक जो बड़ा फोकस गवर्नमेंट का है कि लिटिगेशंस को कम करना है। काफी टाइम क्या होता है कि कोर्ट के केस में देखोगे तो सालों तक केस चलता है, तो उसको कैसे कम कर पाए। इंपॉर्टेंट है कि अगर केस वहां पे कम जाए, केस कम वहां पे कैसे जाएगा? अगर सेम मैटर पे सब लोग सारे इंडिया में फाइट कर रहे हैं तो वो मैटर को कम कर दो ना। अगर एक ही मैटर पे 100 200 300 सारे इंडिया में केस चल रहे हैं हर हर कोर्ट के अंदर, तो वो नहीं चलने चाहिए। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर एक प्रिंसिपल और कमिश्नर और प्रिंसिपल जो है उनका एक उन्होंने कलेजियम बना दिया है। अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है or similar question of law for the assessee or somebody else is already going on in the court, high court or supreme court, तो उस केस में they can take a option with the consent of the appellant, with the consent of the assessee, कि अगर ये जो केस जब तक ये इसका चुकादा नहीं आता तब तक अपने अपील को डिफर करते हैं। तो क्या वो फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल के अंदर आप असेसी जो है वो केस जीत गया और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बेसिकली गवर्नमेंट को इश्यू है कि इसमें अपने को अपील में जाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो सोचेगी कि ये क्वेश्चन ऑफ सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन अलाउबल नहीं है, ये एक्सपेंडिचर अलाउबल नहीं है, तो अगर सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ऑलरेडी केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपको पूछेगी
कि अभी मैं अपील नहीं कर रहा हूं, आपको दिक्कत नहीं है ना, जब तक ऊपर वाला सजेशन डिसीजन नहीं आता है तब तक मैं अपील नहीं करूंगा। एक बार वो डिसीजन आता है जो एसएससी के अगेंस्ट में है, तो उस टाइम मैं मेरा राइट रखता हूं कि आई कैन गो टू द कोर्ट। बट अगर वो चुकादा नहीं आएगा फेवर में तो मैं अपील में नहीं भी जाऊं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड ड्रैगिंग द मैटर इन द कोर्ट लेवल, इस बार उन्होंने ऐसा किया कि विद द कंसेंट ऑफ द एसएससी दे मे डिफर गोइंग अपील। आई थिंक उससे काफी जगह पे नंबर ऑफ केसेस जो चल रहे हैं सेम इश्यूज पे वो कम हो गए। तो ओवरऑल number of time or period which is taken for appeal will be reduced। दूसरा पॉइंट था कि अगर आपने फेलर ऑफ टीडीएस है या टीसीएस किया है जहां पे इंटरेस्ट लागू पड़ता है, तो आपने डिले किया टीडीएस पे करने में या आपने फेलर हो गया, तो उस केस में इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट कैसे कंप्यूट करने का, उस पे काफी इश्यूज चल रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर्स का इंटरेस्ट कंपटीशन अलग आता है, अपना अलग आता है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बोल दिया कि इस केस में असेसिंग ऑफिसर जो इंटरेस्ट कंप्यूट करके देगा कि ये इंटरेस्ट आपका फॉर डिले और फेलियर टू डिडक्ट और कलेक्ट टीसीएस टीडीएस का है, तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना है, उस पर कोई डिस्प्यूट लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। ये दो जो प्रोविजंस है उसके अंदर उन्होंने बेसिकली 1 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया है। अब उसके दोनों के पीछे लॉजिक क्या है कि कोविड के कारण काफी एंटरप्राइज ऐसे है जिनको ये करना, ये चालू करना, कमेंसमेंट करने में उनको दिक्कत आई होगी, तो इसलिए दे नीड जेन्युइनली 1 मोर ईयर। सो फर्स्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए 15% टैक्स रेट जो है वहां पे उनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। 2023 का जो था दिया टू कमेंस प्रोडक्शन बाय 2023, उसको उन्होंने 2024 तक लेके गए हैं। और जहां पे स्टार्टअप है, स्टार्टअप को एक मिलता है एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन। जो भी एलिजिबल स्टार्टअप है अगर वो फर्स्ट अपने 2016 से लेके 2022 तक अगर उनका स्टार्टअप रजिस्टर हुआ है एंड इफ दे आर एलिजिबल they got exemptions of 3 years out of 10 years। बट ये 2022 का जो था उसको उन्होंने चेंज करके 2023 1 साल कर दिया है। अगर मार्च 2023 तक अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर करते हो और जो एलिजिबल है तो भी आपको ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा। वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी वेल नोन एवरीवेयर, एवरीबॉडी इज लुकिंग आफ्टर कि भाई क्रिप्टो करेंसी में टैक्सेशन क्या होगा। लास्ट ईयर में सब लोगों ने, जिसने भी क्रिप्टो करेंसी पे सेल किया है वो सोच रहे थे उसको मैं बिजनेस इनकम दिखाऊं, उसको कैपिटल इनकम दिखाऊं, क्या खर्चा बाद मिलेगा। तो उसका रिप्लाई है, रिस्पॉन्स है ये बजट के अंदर। क्रिप्टो करेंसी जो है वर्चुअल डिजिटल असेट डिफाइन किया है और उसको फ्लैट टैक्स रेट 30% आपको पे करना पड़ेगा। फ्लैट टैक्स 30%। आपको दूसरा कोई भी कॉस्ट डिडक्शन में नहीं मिलेगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ परचेज। आपने 100 रुपीज पे परचेज किया और उसको आपने 150 में सेल किया, तो 50 रुपीज जो है उसके ऊपर आपको 30% फ्लैट टैक्स पे करना है। दूसरा कोई भी खर्चा उससे रिलेटेड होगा तो भी आपको बाद नहीं मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट किया पे कर दो, लॉस किया तो क्या। अगर आपने 100 रुपया में परचेस करके आपने 80 में सेल किया, 20 का लॉस हुआ, तो आपको वो लॉस सेट ऑफ नहीं मिलेगा अदर इनकम के सामने। अगर आपकी दूसरी बिजनेस इनकम है, कोई भी अदर इनकम है, उसके सामने आपको ये 20 रुपए का लॉस सेट ऑफ नहीं मिलेगा और आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो क्रिप्टो करेंसी जो है उस पे गवर्नमेंट का पहले से ऐसा रवैया है, उसको थोड़ा डिसरिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो टैक्स रेट फ्लैट 30% कर दिया विच इज लाइक ऑफ हाईएस्ट ऑफ टैक्स रेट। उस पे आपको लॉस होगा तो आपको बेसिकली खुद को बेयर करना पड़ेगा, जहां पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा और कैरी फॉरवर्ड वो अलाउड नहीं है। ये इफेक्टिव है फ्रॉम असेसमेंट 2023-24, सो 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव है। टीडीएस की बात करते हैं, सेक्शन 194R जो एक नया प्रोविजन उन्होंने ऐड किया है कि अगर किसी ने बेनिफिट और प्रक्विजिट्स, इफ एनीबॉडी इज प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट और प्रक्विजिट्स टू रेसिडेंट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, जैसे किसी ने धंधे में एक गिफ्ट दिया किसी को,
राइट। आप अपने कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को अगर आप एक गिफ्ट देते हो जो काइंड में, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन या लैपटॉप और टैब जिसकी वैल्यू 20,000 से ज्यादा है, तो उस केस में आपको 10% टीडीएस करना पड़ेगा। अब ये क्यों लाया है? बिकॉज क्या होता है कि अगर किसी को आपने ये मोबाइल फोन फ्री में दिया, तो एक्चुअली ये मोबाइल फोन जो फ्री में दिया वो उनकी इनकम है, पर वो इनकम में दिखाते नहीं है। तो कैसे ट्रेस करने का? ट्रेस करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर जो बंदा पे कर रहा है अगर उस पे पर ऑब्लिगेशन डाल दिया कि उसको टीडीएस करना है, तो ऑटोमेटिकली 194 आर में जितना भी हुआ है वो सामने वाले की इनकम में दिखना चाहिए। तो 20,000 रुपया से ज्यादा है उस केस में ही आपको ये टीडीएस करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है 194 आई ए के अंदर बात करते हैं, जहां पे अमेंडमेंट हुआ है 1% इन ऑफ सेल कंसिडरेशन। पहले रिकमेंड था कि अगर आप कोई इमूल प्रॉपर्टी आप सेल करते हो जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है बट एनी अदर इमूल प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हो, तो आपको 1% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन आपको टीडीएस करना है। बट हर एक जगह पे था प्रोविजन क्या कि स्टैंप ड्यूटी का वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, तो उसको उन्होंने चेंज किया और बोला कि 1% ऑफ हायर ऑफ सेल्स कंसिडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो वो प्रोविजन को उन्होंने यह मॉडिफाई किया है विद द ऑब्जेक्टिव के ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। दोनों में जो भी हायर है वो कंसीडर करके आपको टीडीएस करना पड़ेगा। बात की हमने पहले क्रिप्टो करेंसी की, और अब बात करते हैं टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स। अगर जो भी बंदा पेमेंट कर रहा है फॉर ट्रांसफर, बिकॉज वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज है, उसको कैसे ट्रेस करने का, कितने ट्रांजेक्शन है, कितना वॉल्यूम है, क्या हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन कैप्चर करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन इम्पैक्ट इकोनॉमी, इट कैन इम्पैक्ट द गवर्नमेंट डिसीजन ऑल्सो। तो इसके लिए उन्होंने सिंपल सा 1% टीडीएस डाला है। जो भी आदमी ये पेमेंट करता है फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजिटल वर्चुअल असेट्स, तो उसको अगर 10,000 से ज्यादा बेसिकली अमाउंट है तो उसको 1% करना है। बट जो 50,000 से ज्यादा है फॉर सर्टेन केसेस, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो ऑडिट में नहीं है, वो उस केस में अगर जो टीडीएस करना है तो 50,000 की अमाउंट है, और अदरवाइज 10,000 से ज्यादा अमाउंट है तो आपको टीडीएस 1% करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ फॉरेन कंपनीज। किसी की फॉरेन कंपनी में सब्सिडरी कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है जिसमें 26% से ज्यादा उनका स्टेक है, डिविडेंड इनकम जो भी आता है वो डिविडेंड इनकम पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता नहीं है। बिकॉज एज पर द लॉ डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु इज रिसीविंग डिविडेंड इनकम। तो इस केस में सेम लॉ ये केस में भी डालने के लिए क्या किया है कि अगर आपको डिविडेंड मिलता है फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी जहां पे आपका मोर देन 26% स्टेक है, तो उस केस में आपको कंसेशनल टैक्स रेट 15% जो दिया है वो आपको लागू नहीं होगा। छोटे जो अदर पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं अपने कि 234F लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स है तो उसमें फीस लगती है। तो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न में फीस पे चेंज करना, कम करना वो पावर कहीं पे है ही नहीं। काफी टाइम जेन्यून केस है और आपने रिटर्न फाइल किया लेट और बड़ी अमाउंट हो गई है, रिटर्न की अमाउंट कम है, टैक्स की अमाउंट कम है, बट फीस की अमाउंट बहुत बड़ी हो गई है, बट सीबीडी के पावर कोई सीबीडी के पास कोई पावर नहीं था उसको चेंज करने का। तो इसलिए उन्होंने इसको सेक्शन 119 के अंदर इसको डाल दिया है कि फ्यूचर में अगर कोई जेन्युइन केस होगा तो सीबीडी कैन रिड्यूस और वेव ऑफ द लेट फाइलिंग ऑफ फीस। और फेसलेस स्कीम्स, अगेन द फेसलेस स्कीम्स में जो थे उसमें ये जो 4 केसेस वहां पे 1 साल का उसको एक्सटेंशन दिया है उसको स्कीम को लागू करने का। वन वाज ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग रिलेटेड आर्म्स लेंथ प्राइसिंग, then for dispute resolution panel, अपील ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर ऑफ अपील ट्रिब्यूनल उसको एक्सटेंड किया टिल मार्च 24। सो फॉर 3 केसेस 2 साल का एक्सटेंशन है और फॉर अपील ट्रिब्यूनल प्रोसीजर के लिए 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। सेट ऑफ लॉसेस विद अनडिस्क्लोज्ड इनकम,
ऐसा नोटिस किया, काफी टाइम के सर्च किया, सर्वे किया, ऑफिस ने बहुत मेहनत किया, उसके बाद उन्होंने अनडिस्क्लोज इनकम को आइडेंटिफाई किया विद होप कि उसके ऊपर टैक्स लागू पड़ेगा। असेसर बोलता है कि ये अनडिस्क्लोज इनकम है, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी लॉस पड़ा हुआ है, उसे हम एडजस्ट कर दो तो मैं टैक्स नहीं पे करूंगा। तो वो नहीं है, वो सही नहीं है, बिकॉज आपने उसको हाइड किया है, इसलिए ऐसा किया है कि आपको उस केस में सेट ऑफ नहीं मिलेगा। अनडिस्क्लोज इनकम जो है उसको पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको उसको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68 काफी टाइम जो है कि उसमें कि अगर आपने लोन लिया है या एनी अदर बोरोइंग व्हिच आर इन देयर, एनी लायबिलिटी इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपके क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। तो अभी तक ऐसा था कि आपको सिर्फ पूछना है कि ये जो पैसा है वो किसका है। अब जिसने मुझे पैसा दिया है वो आदमी ने पैसा कहां से लाया है वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बट पेंडिंग शेयर मनी और वो सब केस में ऑलरेडी प्रोविजन था कि अगर आपने पैसा लिया है क्लोजली हेल्ड कंपनी के अंदर एज अ शेयर एप्लीकेशन के लिए, तो वो पैसा कौन से सोर्स से आता है, वो सोर्स जेन्युइन है कि नहीं, वो भी आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। बट लोन बोरोइंग में ये प्रोविजन नहीं था। अब उन्होंने ये डाल दिया है कि लोन बोरोइंग के केस में भी जो भी आदमी मुझे पैसा दे रहा है उसका सोर्स ऑफ फंड सही कि नहीं है, उसके लिए भी मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दैट इज एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी के सही फंड सही जगह पे आना चाहिए। आप ऐसा नहीं मुझे मुझे क्या मालूम है, जो आदमी ने दिया है उसका सोर्स ऑफ फंड जेन्यून है, उसके पास रियली इतना पैसा है, वो भी एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी है। और एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स फॉर प्राइवेट कंपनी, पहले वर्ड था प्राइवेट कंपनी इन लिटिगेशन एटसेट्रा, दैट इज अ हेडिंग ऑफ सेक्शन कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी इन लिटिगेशन एटसेट्रा। तो ऐसा माना जाता था कि लिटिगेशन है तभी आपको लायबिलिटी होगी। अगर आपको टैक्स पे करना है, कंपनी का पैसा नहीं है, तो लिटिगेशन है, लिक्विडेशन है, अगर लिक्विडेशन है, कंपनी बंद हो रही है, उस केस में ही डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी होगी, ऐसा माना जाता था। बट उसको क्लियरली किया है कि नहीं, डायरेक्टर की लायबिलिटी डेफिनेटली है फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर कंपनी उसको पैसा पे नहीं कर रही है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में जा रही है नहीं जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर कंपनी टैक्स पे नहीं कर सकती है तो डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी भी है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके अलावा भी देर आर फ्यू पॉइंट्स, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कि जो काफी लोगों को अफेक्ट होता है, जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उसको कवर करने। आई होप दैट यू लाइक इट एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड लाइक दिस पर्टिकुलर सब्सक्राइबर चैनल इफ यू फील you want to be connected for all knowledge updates. Thank you very much.